नमो नमः। अध्यय आज लघु सिद्धांत कौमुदी के पाठ्यक्रम में संधि के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। चूँकि संधि तो चल ही रही है उसमें, और सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत कारक प्रकरण के सूत्रों का व्याख्यान उसमें चैनल में ऐड है। तो संधि का विचार प्रस्तुत किया जाए उसके पहले एक मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज के व्याख्यान में जो प्रस्तुतव्य विषय होंगे वे संधि क्या है, संधियों के भेद और तत्तद विशेष संधियां, यही आज का इस पाठ्यक्रम का या पाठ्य विषय होगा। प्रारंभ करते हैं। जैसा कि शास्त्र कहता है कि सामान्य ज्ञान पूर्वकम विशेष ज्ञानम भवति। संधि का सामान्य स्वरूप क्या है, सबसे पहले इस पर चर्चा करनी चाहिए। फिर तत्त जो विशेष संधियां हैं उनके स्वरूप की बात करेंगे। तो क्या संधि का सामान्य लक्षण संभव है? तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है, बनाया जा सकता है, संधि संहिता का अपर पर्याय है शक्त्या। लक्षणया संधि शब्द से कार्य भी लिया जाता है और शास्त्र भी ले सकते हैं। संधि करने वाले जो शास्त्र हैं उनको भी आप ले सकते हैं। संधि का मतलब यह है कि पूर्व वर्ण का पर वर्ण के साथ जो सन्निकर्ष है उसी को हम संधि के रूप में लेते हैं। पूर्व वर्ण से परवर्णेन यह सन्निकर्षः ससंधि है। जो सन्निकर्ष है वही संधि है। तो देखने की बात यह है कि यह सन्निकर्ष क्या लिया जा सकता है। आप इस चीज की आशंका नहीं कर सकते और नहीं कहा जा सकता है कि सन्निकर्ष यहाँ, चूँकि देखने में आपको लगेगा शुद्धि है, उपास्य है, तो वो लोग जो है संयुक्त हैं या संयोग, ऐसा नहीं है। संयोग सन्निकर्ष यहाँ पर नहीं लिया जा सकता है। अपितु सन्निकर्ष की यदि बात करें तो अर्धमात्राधिक कालाव्यवायेन पौर्वापर्य रूप ही यहाँ पर सन्निकर्ष लेना चाहिए। वर्णों का जो पौर्वापर्य है, अर्धमात्राधिक काल से रहित जो पौर्वापर्य है वर्णों का, वही जो है यहाँ सन्निकर्ष लिया जाता है। तो पूर्व वर्ण चूंकि प्रसंग आया
लक्षण बताते वक्त इसलिए इस बात को हमने रख दिया और विशेष विचार इस पर हम लोग करेंगे। अब जहाँ तक रही बात, तो सामान्य लक्षण यदि आपके सामने मैंने रख दिया तो स्वाभाविक है कि विशेष क्या है। तो विशेष लक्षण या विशेष में हम लोग प्रवेश करें उसके पहले अपने को जानना चाहिए कि संधि शब्द का स्वरूप क्या है, उसकी व्युत्पत्ति क्या है, संहिता की व्युत्पत्ति क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि शक्त्या संहिता अपरपरया संधि है। संधि शब्द की व्युत्पत्ति की जहाँ तक बात करें तो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से उपसर्गे घोह की, इस सूत्र से की प्रत्यय होता है। तो सम धा की क की संज्ञा होती है, इकार बचता है और धा में जो आकार है आतो लोप इटिच से उसका लोप कर देते हैं, की वाला इकार जा करके मिल जाता है। सम के मकार को अनुस्वार और परसवर्ण करेंगे तो संधि बनेगा और कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा सुविभक्ति उकीत संज्ञा साकुरुत्व विसर्ग संधि ही यह इस तरह से बन जाता है। गलतियां जो होती हैं लोगों से, बच्चों से, वे ये होती हैं कि संधि शब्द का कई बार लोग स्त्रीलिंग में प्रयोग कर देते हैं इकारांत को समझ करके। आपको जानना चाहिए कि की प्रत्यांत जो भी शब्द हैं वे सब पुल्लिंग होते हैं। तो अयम संधि यह ही आपको बोलना है, इयम नहीं होता है, ठीक है ना, स्त्रीलिंग नहीं होता है, अयम संधि यही प्रयोग करना चाहिए। अब आती है बात संहिता शब्द की। तो संहिता में भी समुपसर्ग पूर्वक धा धातु है और उससे सूत्र है अक्तिच अक्तौच संज्ञायाम। इस सूत्र से अक्ता प्रत्यय होता है और यह अक्ता भाव में होता है। तो और चूंकि अक्ता तादि प्रत्यय है इसलिए जो है धा धातु को ही आदेश होता है। तो सम उसको अनुस्वार कर दीजिएगा सम के मकार को, तो संहित ये बना। अब संहित को अपने को समझना चाहिए। संहित में यद्यप करके वो भावक्तांत है तो नपुंसक लिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। संहितायाम यह जो सूत्र है, अधिकार सूत्र है, संहिता अधिकार करता है, उसमें संहितायाम यह निर्देश, स्त्रीलिंग निर्देश, इस बात का ज्ञापन करता है कि संहिता शब्द स्त्रीलिंग होता है। तो स्त्रीलिंग होगा तो वो जो भावक्तांतत्वात् प्राप्त नपुंसकत्व है उसका वारण करके निर्देश सामर्थ्य के आधार पर इसको स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप करेंगे और सुका हलंगे आप लोग करके संहिता शब्द ये बन जाता है। इस तरह से संधि और संहिता इन दोनों की व्युत्पत्ति हम लोग कर लिए। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि संहिता का ज्ञान करने के लिए, संहिता का मतलब क्या है, संहिता है तो संज्ञा ही, क्योंकि एकता प्रत्यय आपने संज्ञायाम किए, तो संज्ञा है तो उसका संगी क्या, कौन है, इस जिज्ञासा के लिए जैसा कि आप जानते हैं व्याकरण शास्त्र में 6 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं प्रामुख्य। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एवं च अतिदेशोधिकारश्च सर्विधम सूत्र लक्षणम। तो संज्ञा सूत्र साक्षात शक्तिग्राहकत्वम संज्ञात्वम। तो
संहिता की शक्ति किसमें है, इस बात को अपने को जानना जरूरी है। इसका ज्ञान करने के लिए हम लोग संज्ञा प्रकरण में प्रस्तुत सूत्र है, आचार्य भट्टोजी दीक्षित का ग्रंथ है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। उसमें संज्ञा प्रकरण में परासन्निकर्षः संहिता, इस सूत्र का पाठ है। परासन्निकर्षः संहिता, इस सूत्र के ज्ञान कर लेने पर संहिता का ज्ञान अपने को हो जाएगा। देख लेते हैं। परः यह प्रथमांत है, सन्निकर्षः भी प्रथमांत है, और संहिता यह भी प्रथमांत संज्ञा शब्द है। परः सन्निकर्षः यह जो है संज्ञी है। तो देखते हैं। अब यहाँ पर जानना जरूरी है कि पर शब्द का अर्थ क्या है। क्योंकि परः सन्निकर्षः कहा गया, सन्निकर्ष कैसा हो तो परत्व विशिष्ट सन्निकर्ष हो। पर का अर्थ क्या यहाँ लिया गया, शास्त्रकार ने क्या लिया, इस पर विचार करना चाहिए। पर शब्द का अर्थ जो है मेदिनी कोश के अनुसार परः श्रेष्ठारि दूरान्योत्तरे क्लीबम तु केवली, समझ रहे। तो यहाँ इस कोश के आधार पर हम देखेंगे कि पर शब्द का श्रेष्ठ, औरी, दूर, अन्य, उत्तर और नपुंसक लिंग है तो केवल अर्थ, ऐसा जो है अनेक अर्थ कोश के अनुसार हम लोगों ने देखा। यहाँ पर शब्द शास्त्र में आप पर शब्द का अर्थ क्या ले रहे हैं, यह विचारणीय है। ध्यान रखिए, शब्द शास्त्र में शब्द शास्त्र प्रस्तावात, शब्द शास्त्र होने के कारण, शब्दानुशासन प्रसंग होने के कारण सन्निकर्ष पद से वर्ण सन्निकर्ष अपने को लेना है, ठीक है ना। क्योंकि परः का विशेष सन्निकर्ष है, तो स्वाभाविक है कि दिग्देशादि जो पर के अर्थ हैं वे तो यहाँ पर संभव है नहीं वर्ण का, समझ रहे हैं। तो इसलिए पर शब्द को यहाँ पर श्रेष्ठार्थक लिया गया। परः श्रेष्ठारि दूरान्योत्तरे क्लीबम तु केवली, तो श्रेष्ठ पहला ही अर्थ है। यहाँ पर शब्द को श्रेष्ठार्थक लेना चाहिए। श्रेष्ठत्वंच अतिशयित्व रूपम, यहाँ पर जो श्रेष्ठत्व होगा वह अतिशयित्व होगा। तो सन्निकर्ष कैसा हो, अतिशयित्व, जो सन्निकर्ष वही संहिता कहलाता है। तो वर्णों का अतिशयित्व आप क्या लेंगे, तो अर्धमात्राधिक काला व्यवायन पौर्वा पर्य रूप जो है सन्निकर्ष यहाँ पर अपने को लेना है, जिससे ध्यान रखिएगा ये पौर्वा पर्य रूप ही संबंध अपने को यहाँ पर कहना चाहिए। यह दिमाग में नहीं रखना है संयोग आदि संभव नहीं है। संयोग संबंध इसलिए नहीं संभव है चूंकि वह द्रव्य धर्म है। तो द्रव्य धर्मत्वात् न संयोगः अपितु अर्धमात्राधिक कालाव्यवायेन पौर्वापर्य रूपम एव अत्र सन्निकर्षः ग्राह्यः, समझ रहे ना। ऐसा ही सन्निकर्ष यहाँ पर लेना है। ऐसे सन्निकर्ष की ही अपने को संहिता संज्ञा करनी है, और ऐसे ही संहिता विषय में विशेष संधियों का विधान होगा या विशेष संधि विधायक शास्त्रों की प्रवृत्ति होगी। शास्त्र प्रवृत्ति का निमित्त यही संहिता विषय ही है, समझ रहे। तो ये इस तरह से यह संहिता का स्वरूप हम लोगों ने परः सन्निकर्षः संहिता इस पाणिनि सूत्र से समझा। अब इसके बाद संहिता का तात्पर्य हम लोगों ने समझ लिया। तो संहिता कार्य पंच संधियों में वर्णित है।
तो संहिता आखिर माने जो अधिकार है तो वो कौन से अधिकार हमको माने प्राप्त हैं शास्त्र में, ये भी समझना चाहिए। संहिताधिकार दो तरह का व्याकरण शास्त्र में प्रसिद्ध है। पहला संहिताधिकार है संहितायाम, इस अधिकार सूत्र से जो साष्ठ संहिताधिकार है, माने 6वें अध्याय का संहितायाम यह अधिकार सूत्र है। और इस संहितायाम, इस अधिकार सूत्र का जो अधिकार चलता है वो पारस्कर प्रभृतीनि च, इस सूत्र तक, ये है संहिता का प्रथमाधिकार, माने प्रथम संहिताधिकार यही है। संहितायाम इस सूत्र से लेकर के जो 6:1:72 का सूत्र है, वहाँ से पारस्कर प्रभृतीनि च इस सूत्र तक अधिकार जाता है। समझ रहे? जो 6:1:15, तो ये तो कहने का तात्पर्य ये हो गया एक अधिकार। दूसरा जो संहिता अधिकार है वह है आष्टमिक संहिता अधिकार। सूत्र है तयोर्यवावचि संहितायाम। तो इस सूत्र से माने 8:2:108 संख्या है इसकी, तो वहाँ से लेकर के पूरा जो है पादांत कह लीजिए, पूरा का पूरा माने पूरा उस अध्यायांत तक कहिए, तो सूत्र है अंतिम सूत्र आ। अष्टाध्यायी का जो आचार्य पाणिनि की है अष्टाध्यायी, सूत्राष्टाध्यायी, उसका अंतिम सूत्र है आ। तो तयोर्व्यावचि संहितायाम, इस सूत्र से आरंभ करके संहिता अधिकार आ तक जाता है। यह है द्वितीय संहिता अधिकार। दो तरह के संहिता अधिकार प्रसिद्ध हैं। अब ये बात होने के बाद संहिता अधिकार में होने वाले कार्यों की हम लोग बात कर लेते हैं। समझ रहे? तो वो कार्य हम लोग माने बात करें, उसके पहले एक बात और जो छूट जाती है वो यह है कि संहिता का आपने जो स्वरूप बताया, माने उसका लक्षण भी ऐसा ही कर सकते हैं कि अर्धमात्राधिक काल व्यवहार शून्यत्वम संहितात्वम, माने आधी मात्रा से अधिक काल का व्यवधान एक वर्ण से दूसरे वर्ण के उच्चारण के बीच में नहीं होना चाहिए। संहितया उच्चारण भी वही जो है संहितया उच्चारण भी कहा जाता है। जैसे कस्यचिद वर्णस्य उच्चारणानन्तरम अर्धमात्राधिक कालाव्यवधानेन यद्वर्णांतर उच्चारणम तत्संहितया उच्चारणम, ये जो है संहितया उच्चारण है। और उस लक्षण में संहितया उच्चारण में जो बात एक आ रही है शब्द मात्रा। मात्रा किसको कहते हैं? क्योंकि आपको उसमें स्वाभाविक है, लक्षण है, तो उसमें तत्त पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए। भाई आदि मात्रा से अधिक का काल न लगे एक वर्ण के दूसरे वर्ण के उच्चारण के मध्य, तब संहितया उच्चारण कहा जाएगा। तो मात्रा कहते किसको है? भाई मात्रा का ज्ञान हो तब ना आप कहेंगे कि आधी मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मात्रा का ज्ञान हो तब ना उसमें आप अर्धमात्रा की बात करेंगे। तो मात्रा के विषय की बात है। जहाँ तक मात्रा कहते किसको हैं, तो शब्द स्तोम निधि में लिखते हैं कालेन यावता पाणी पर्जेति जानुमंडले सा मात्रा कभी भी प्रोक्ता। मात्रा कहते किसको हैं? तो जितना काल पानी, ध्यान रखिएगा, हाथ को जानुमंडल तक पहुंचने में लगता है, वही जो है एक मात्रा कही गई है। ऊपर से आप ले जाइए तो वो एक मात्रा है। और उसी वो जो काल लगा, उस काल का आधा काल जो हुआ
वह मात्रा कहा गया है। और यदि स्पष्ट करें तो अक्षिपक्ष्मणो अधः पतने यावन कालः सा मात्रा। मात्रा कहते किसको हैं? तो ये दूसरा भी लक्षण है। अक्ष मतलब आँख, उसका पक्ष माने ये जो पुतली और वो होता है ऊपर जो कवर है आँख के, तो वो उसका जो है पक्ष का अधः पतन में जैसे आप लपकाते हैं तो जितना समय लगता है एक लपक में, तो वो जो है एक मात्रा कही गई है। और जब एक मात्रा का ज्ञान हुआ तो अर्ध मात्रा का ज्ञान आपको हो जाएगा। अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य में जो है ये जैसे अंगुष्ठ यहाँ, तो यहीं पर कहीं जो है नाड़ी कही जाती है। तो नाड़ी का जो स्फुरण होता है, तो एक बार जो नाड़ी का स्फुरण है एक बार में, समझे, तो जितना काल उसके एक स्फुरण में लगता है उसको भी मात्रा कहते हैं। तो ये मात्रा का स्वरूप जानने के बाद आपको अर्धमात्रा का ज्ञान हो गया। तो ठीक है, लक्षण भी आपको समझ में आ गया होगा संहिता का। और संहिता या उच्चारण जब होगा तब वो विशेष जो संधियां हैं उनकी प्रवृत्ति होगी। अब यहाँ पर हमको एक बात और जान लेनी चाहिए। संहिता संधि इनकी बातें हो गई, अब इनके भेद के विषय में भी बात कर लेते हैं। संहिता का कितना भेद है, माने संधि कितनी है, आपको इस बात का ज्ञान होना ही चाहिए। साहित्य में भी नाटक में जो पंच संधियाँ प्रसिद्ध हैं, निबर्हण वगैरह, वो भी हैं ही, लेकिन व्याकरण शास्त्र में संधियाँ कितनी हैं इस बात को अपने को जानना चाहिए। यद्यप करके आचार्य भट्टो जी दीक्षित पंच संधियों का निरूपण सिद्धांत कौमुदी में किए हैं, लेकिन जब बहुत से लोग सिद्धांत कौमुदी तक पहुंच नहीं पाते हैं, या तो पहुंचे तो कभी ध्यान नहीं दिए। संज्ञा प्रकरण इत्यादि तो सब चीज़ें हैं लोग सिद्धांत कौमुदी में भी, लेकिन वहाँ पर भी 5 भेद है, नहीं स्पष्ट हो पाते हैं। गुरु परंपरा में कोई बता दिया तो बता दिया। तो हमें जानना है कि आखिर संधियाँ होती कितनी है। तो आप जाने 5 संधियाँ होती हैं। कौन कौन? तो पहली संधि है अच संधि, दूसरी है हल संधि, दूसरी है प्रकृति भाव संधि, तीसरी है हल संधि, चौथी है विसर्ग संधि, और 5वीं संधि स्वादि संधि। संज्ञा प्रकरण उसके अंतर्गत नहीं है। यही 5 संधियां व्याकरण शास्त्र में जानी जाती हैं। यदि और भी मतों की बात करें तो एक और भी विद्वानों के बीच में प्रसिद्ध मत स्वनामधन्य व्याकरण वैयाकरण केसरी आचार्य रामाज्ञा पांडे जी का भी है। उन्होंने व्याकरण दर्शन भूमिका पीठिका इत्यादि में संधियों का 3 भेद ही माना है। तो हमने जो प्रसिद्ध 5 भेद हैं उसको आपको बता दिए। आचार्य रामाज्ञा पांडे जी का जो पक्ष है वह 3 संधियां हैं। तो वे कौन कौन है? सृष्टि, स्थिति और संहार। इन तीनों के अंतर्गत ही सभी जो संधि सूत्र हैं उनका समायोजन हो जाता है। तो सृष्टि है पहला संधि, स्थिति
दूसरा, और संघार संधि तीसरी संधि यहाँ पर आचार्य रामाज्ञा पांडे के अनुसार है। अब विशेष लक्षण की यदि बात करें तो जैसे अच संधि की बात करें तो अच संधि के पहले एक बात और बता देता हूँ। क्या है अपने को जानना चाहिए। अच संधि है जो, तो अच संधि में लगभग जो है माने साष्ठ कार्य, माने साष्ट संहिता कार्य और अष्टमिक संहिता कार्य प्रसिद्ध है। यदि हल संधि की बात करें तो हल संधि में छेच एक सूत्र है, छेच आंगमांगोश्च दीर्घात पदांताद वा, इन 4 सूत्रों को, चूंकि छेचा के पहले वही संहितायाम अधिकार है, तो इन 4 सूत्रों को यदि छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण हल संधि के सूत्र सभी के सभी अष्टमिक संहिता के अंतर्गत आते हैं। विसर्ग संधि में भी अष्टम अध्यायस्थ जो माने अष्टम अध्यायस्थ जो संहिता अधिकार है वह संहिता अधिकारी कह लीजिए कार्य विशिष्ट ही वह भी है। स्वादि संधि में उभय संहिता अधिकार देखा जाता है। तो इस तरह से दोनों ही संहिता अधिकारों का पंच संधियों में दिग्दर्शन होता है। अब आते हैं विशेष विशेष संधि के लक्षणों पर। अच संधि की बात करें तो अचासा संहितायाम यद रूपांतर प्राप्ति स अच संधि, माने अच के साथ संहिता विषय में या संहिता में जो रूपांतर प्राप्ति होती है वह अच संधि कहलाती है। और यही जो है सृष्टि संधि, जो 3 संधियां कही गई हैं, उसी सृष्टि संधि के अंतर्गत यह अच संधि के कुछ सूत्र आएंगे, कुछ तो अलग भी हैं, एक आठों तो देख लेते हैं। अच संधि का ही सूत्र आद गुण है, वृद्धिरेचि है, एत्येधत्यूट्सु है। ये संपूर्ण सूत्र हैं, ये सृष्टि संधि और वही अच संधि के अंतर्गत आएंगे। एक ठो उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं। रमेशः, ठीक है ना, आद गुण का उदाहरण हो जाएगा। आद गुण के अर्थ की बात करें तो वहां पर आत मतलब अवर्णांत है। उस अवर्णांत से परे अचि कोई अनच से चल ही रहा है, अच पर में है यदि, तो पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है। गुण को जानने के लिए अदेंग गुण की आवश्यकता पड़ेगी। अदेंग गुण इस संज्ञा सूत्र के द्वारा गुण प्रसिद्ध है, ह्रस्व आकार ए उ। यहाँ पर रमेशा में रमाया है ईशा, यह समास करते हैं आप। षष्ठी सूत्र के द्वारा तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास आप करेंगे, विभक्ति वगैरह सब चली जाएगी। रमा ईशा यह अवशिष्ट होता है। रमा ईशा इस स्थिति में अवर्ण कौन हुआ, माने अवर्ण से या अवर्णांत है। रमा उस अवर्ण से परे आकार से मकार उत्तरवर्ती आकार हुआ, उससे परे ईशः का आदि इकार है और ई मिलकर के एक ए गुण जो संयुक्त स्वर वर्ण भी उनको कहा जाता है। तो उस स्वर संयुक्ताक्षर स्वर की जो है संयुक्त स्वर की सृष्टि होती है। तो एक तरह से यह सृष्टि संधि के अंतर्गत
भी परिगणित हुआ और उसी को आप कहिए अच संधि। तो देखेंगे हम कि संहिता की विवक्षा में अच के साथ रूपांतर प्राप्ति हुई, तो रूपांतर कौन हुआ? आ ई के स्थान में ए रूपांतर हुआ, एक गुण। तो इस तरह से यह अच संधि का उदाहरण हो जाता है। और 3 संधियाँ जो रामाज्ञा पांडे के उसके अंतर्गत यह सृष्टि का उदाहरण हो जाएगा। स्थिति शब्द से ही जैसे आप देख रहे हैं कि यथा स्वरूप रह जाना, तो वो प्रकृति भाव संधि का उदाहरण होगा। प्रकृति भाव संधि आचार्य रामाज्ञा पांडे ने स्थिति शब्द से कहा है। प्रकृति भाव में सूत्र है प्लुत प्रगृह्याच नित्यम। प्लुत प्रगृह्याच नित्यम इस सूत्र के द्वारा प्लुत और प्रगृह्य की प्रगृह्य को प्रकृति भाव करता है, अच परे रहते। तो देखेंगे कि प्लुत और प्रगृह्य का हमको वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम भवति। प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम इस वाक्यार्थ का ज्ञान करने के लिए प्लुत और प्रगृह्य जो पदार्थ प्रविष्ट हैं उनका ज्ञान जरूरी है। प्लुत की बात करें तो एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे दूराधूते च। दूराधूते च इस सूत्र के द्वारा दूर से संबोधन जो करते हैं और जिस वाक्य के द्वारा करेंगे उस वाक्य की टी को प्लुत होता है। उदाहरण है ए ही कृष्ण अत्र गौश्चरति। तो ए ही कृष्ण माने कृष्ण को बुला रहे हैं, वो गाय ढूंढने गए थे, पता चला गाय यहाँ पर हैं, तो उन्होंने आवाज़ दी कि भैया आ जाइए, गाय यहीं पर है। तो ए ही कृष्ण यह दूर से संबोधन का वाक्य हुआ। उसकी टी कौन हुई? अच्युत इत्यादि टी सूत्र है, उसके द्वारा अचों के मध्य में अंत अचकार उत्तरवर्ती अकार, वह स्वयं के आदि में उस समुदाय की टी संज्ञा करेंगे तो अणकार उत्तरवर्ती अकार वही टी है, उसको प्लुत आपने कर दिया। प्लुत का चिन्ह कई जगह देखेंगे तो 3 बना रहता है। तो ए ही कृष्ण और अत्र गौश्चरति दूसरा वाक्य है, उसमें जो अत्र का आदि आकार है तो णकार उत्तरवर्ती आकार और अत्र के आकार के बीच में अकह सवर्ण दीर्घ, यह जो सृष्टि संधि के अंतर्गत अच संधि के अंतर्गत सूत्र है उसी से सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। लेकिन जब हमने देखा कि वह प्लुत है दूराधूते च इस शास्त्र के द्वारा, तो स्वाभाविक है सूत्र आया प्लुत प्रगृह्याच नित्यम। इस सूत्र के द्वारा वहाँ पर प्लुत को प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव का मतलब है स्वरूपेण अवस्थानम, माने जैसा है वैसा ही रह जाना, किसी तरह का कोई परिवर्तन, संधि कार्य का न होना, अभाव ही प्रकृति भाव के रूप में जाना जाता है। हरिएतौ, तो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से यहाँ पर हरि यह द्विवचन है, उसकी आप ईकार है, उसकी आप प्रगृह्य संज्ञा करेंगे। अच परे रहते हैं यह है, प्लुत प्रगृह्याच नित्यम से आप प्रकृति भाव कर देंगे तो वहाँ पर रेफोत्तरवर्ती ईकार को जो यण रूप कार्य प्राप्त है अच संधि वह नहीं होगी। हरिएतौ, यह 2 उदाहरण, प्रगृह्य का एक उदाहरण, एक प्लुत का उदाहरण आपके सामने आया। अब प्रकृति भाव संधि भी हो गई। तीसरी जो संधि है वह है विसर्ग हल संधि। तो हल संधि हम लोग देख लें क्या है उसका विशेष लक्षण। तो हलो हला अचावा, हलो हला अचावा संहितायाम यत् कार्यम तद हल संधि शब्देन व्यवह्रियते। वह जो है हल संधि के द्वारा कहा जाता है। हल का हल के साथ अथवा अच के साथ जो संहिता की विवक्षा में, संहिता विषय में रूपांतर प्राप्ति है, यह कार्य जो किया जा रहा है वह कार्य संहितायाम कार्यम तद हल संधि, उसे हल संधि के रूप में जाना चाहिए। उदाहरण देख लेते हैं। प्रथम सूत्र ही है अस्तोह चुना अश्चुह। यहाँ पर अस्तोह का मतलब है सकारता वर्ग, अश्चुना का मतलब है शकार च वर्ग का योग,
अश्चुः मतलब विधीयमान है, शकार चवर्ग होता है। स्थानिता अस्तु में है, विधेयता जो है अश्चु में है, और निमित्तता जो है अश्चुना में है। इस तरह से सकार तवर्ग के स्थान में शकार चवर्ग होता है। शकार चवर्ग का यदि योग है तो पूर्व या पर में योग मतलब संबंध होना चाहिए। तो जैसे एक ठो उदाहरण देख लेते हैं, सत धन चित। सत चित इस स्थिति में देखेंगे, सकार तवर्ग कौन हो गया, सत में तकार, और शकार चवर्ग का योग कौन हो गया, चित का चकार। तो शकार चवर्ग होता है तो देखेंगे कि दंत सकार को तालब्य शकार क्रम से करना है। तवर्ग तथा दधना 5 हैं तो चवर्ग भी च छ ज झ 5 ठो होंगे क्रम से। तो यहाँ पर ता है तो च कर दीजिए आदेश। तो इस तरह से स च चित मिला देंगे सच्चित। रामस है, शेते है, दंत सकार रामस का सकार हो गया। तालव्य शकार है, उसका शकार चवर्ग का योग मान लेंगे। तो दंत सकार है इसलिए तालव्य शकार आदेश भी हो जाएगा। रामश्येते यह भी उदाहरण बन जाता है। अब आते हैं विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि किसको कहेंगे, तो देखेंगे विसर्ग का विसर्गस्य हलासह संहितायाम यत् कार्यम तद विसर्ग संधि रुच्यते। विसर्ग संधि उसको कहेंगे जो संहिता की विवक्षा में, संहिता विषय में विसर्ग का हल के साथ जो कार्य होगा उसी को जो है संहिता विवक्षा में कार्य होगा उसको हम हल संधि कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है ना। तो उदाहरण एक ठो हम लोग देख लेते हैं। विष्णुस्त्राता, तो विष्णु है, त्राता है, विसर्ग आपको दिख ही रहा है। तो विसर्जनीय से सह यह जो है प्रथम सूत्र विसर्ग संधि का। तो यद्यप करके इसका उल्लेख वहाँ पर भी उत्थानम वगैरह के प्रसंग में भी दिया है, लेकिन ये वो प्रसंग वसात है, यहाँ पर उसका प्रारंभ है संधि का। तो विसर्ग अब यहाँ खरवसानी और विसर्जनीय से खरी ला लीजिएगा, मंडू का प्लुत्या लाइएगा, समझ रहे। अब व्याप्त्या भी अनुमानात ऐसे भी लाए हैं, लेकिन वह अनुमान जो है, अनुमान गत जो विषय है वह शब्द प्रक्रिया का विषय नहीं हो पाता, इसलिए शास्त्रकारों ने वहाँ कहा कि आप जो है उसको मंडू का प्लुत्या करिए। वह भी आखिर मंडू का प्लुति भी बहुत गौरव पूर्ण उपाय है, लेकिन फिर भी जो है मंडू का प्लुति ही उन्होंने कहा। तो खैर, तो इस तरह से खर परे रहते विसर्ग को आप सत्व कर देंगे तो विष्णु है, त्राता है, सत्व कर दीजिए, विष्णु त्राता, यह बन जाएगा। तो अब देखिए विसर्ग का हल के साथ संहिता की माने विवक्षा में, संहिता में जो कार्य संपादन हुआ सत्व कार्य, वह विसर्ग संधि के अंतर्गत कहा जाएगा। पंचम जो संधि है वो स्वादि संधि है। तो स्वादि संधि से ही आपको पता चल जाएगा कि सु औजस इत्यादि जो प्रत्यय हैं, तो स्वादि प्रत्यय विकारमादाय यत् संहिता कार्यम तत्स्वादि संधि इति उच्यते। स्वादि संधि उसी को हम लोग कहेंगे। तो देख लेते हैं उदाहरण एक ठो। तो उदाहरण है उसका जो है शिवोर्च्य ही ले लीजिए। तो शिवस है, अर्च्य है, ध्यान रखिए, शिव शब्द से वाक्य संस्कार पक्ष ही रखिए, जिससे सन्निकर्ष दोनों अर्च्य शिव का अर्च्य के साथ बना रहे, समझ रहे। तो हम वाक्य संस्कार पक्ष में शिव शब्द से सु विभक्ति लाएंगे, एकत्व की विवक्षा में एक वचन। तो शिव सु की संज्ञा स, शिव स अर्च्य, माने शिवस अर्च्य, यह स्थिति बनेगी। स्वादि प्रत्यय आप देख रहे हैं। अब उसी में जो विकार संहिता कार्य होगा वही स्वादि संधि कहलाएगा। क्या करना है देखिए, देखते हैं। तो शिवस अर्च्य इस स्थिति में सबसे पहले स सजुषो रु सूत्र है, उसकी आप
प्रवृत्ति कराइए। तो शांत अथवा सजुष शब्दांत जो सकार है उसको रुत्व करना है। तो यहाँ पर शिवस का शांत शिवस हुआ, उसके सकार को रुत्व कर दीजिए तो शिव रू अर्च्य हो जाएगा। इस स्थिति में एक सूत्र है वहीं पर अतो रो रप्लुता दप्लुते। तो प्लुत भिन्न आकार वकार उत्तरवर्ती आकार, उससे परे रू है उसको आप कर देंगे उकार, ऊ कर देंगे। तो शिव ऊ अर्च्य है, ऐसा हो गया। अब यहाँ एक बड़ी प्रक्रिया है मज़ेदार। जब उकार आप रू को कर दिए तो वह जो सु था वह माने अक कौन हो जाएगा, वकार उत्तरवर्ती आकार। उससे परे जो सुविभक्ति आई थी उसी को आपने रू किया, फिर उसको ऊ किया। तो अब जो है प्रथमा संबंधी अच जो है उकार हो जाएगा, जो आपने रू को ऊ किया है। वो प्रथमा संबंधी माने अच के परे रहते, अक से अगर पर में है अच्छे तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। प्रथमे वो पूर्व सवर्ण सूत्र है। तो पूर्व सवर्ण की प्राप्ति हो गई। तो इति प्राप्ति प्राप्त है, लेकिन वहाँ पर सूत्र एक और है, आता है नादीची। तो अवर्ण हुई जाएगा वकार उत्तरवर्ती कार शिव में, उससे परे इच उकार है। तो प्राप्त जो पूर्व सवर्ण दीर्घ है उसका निषेध हो जाएगा, नहीं होगा। तो जब पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि वकार उत्तरवर्ती आकार और उकार आउ मिल करके आद गुणा से गुण कर दीजिए। शिवो अर्च्य है, ऐसा हो गया। एंगह पदांता दति, पदांत एंग कौन हो जाएगा, वकार उत्तरवर्ती ओकार, जो गुण आप किए हैं। शिवो का ओकार हो गया। अवर्ण परे रहते अर्च्य का आकार है, यह उसको पूर्व रूप कर दीजिए तो शिवोर्च्य ये बनेगा। और चंपक पटन न्याय से खंडाकार भी कर दीजिएगा। शिवोर्च्य यह स्वादि संधि का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हुआ। इस तरह से यह संधि से संबंधित जो व्याख्यान या प्रस्तुति यथामति मैंने किया वो पूर्ण होती है। और इसी तरह काफ़ी दिनों बाद यह अवसर फिर से प्राप्त हुआ कि चलिए एक आध फिर से वीडियो बना देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय तो होना ही चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी अपना ख्याल रखें। नमो नमः, प्रणाम।